हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है, छात्रों की आपस में तुलना करना, एक फिक्स क्राइटेरिया पूरा करना, केवल पास फेल बताना या इनमें से कोई नहीं। तो मानक जो रहता है वो आपके आपस में तुलना करना होता है। ठीक है, इसको तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की आपस में तुलना करना। इसके थ्रू क्या करते हैं, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना दूसरे विद्यार्थियों से की जाती है और देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो समूह है उसमें कौन सा विद्यार्थी किस स्थान पर है। बाकी विकल्प में क्या दिया है, छात्र एक फिक्स क्राइटेरिया पूरा करना। तो जो क्राइटेरिया पूरा करने वाला है उसको बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, और सिर्फ पास फेल बताना तो उद्देश्य है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ऑप्शन है, जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की, कैरोल गिलिगन या बीएफ स्किनर। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसकी आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोल गिलिगन ने जो कहा था, उनका कहना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो जस्टिस को ज्यादा महत्व देता है और महिलाओं का जो नैतिक तर्क में पाए जाने वाला देखभाल है वो उसको क्या देते थे कि वो महिलाओं के नैतिक तर्क में पाए जाने वाले देखभाल और पक्ष को पर्याप्त महत्व नहीं देते थे। जीन पियाजे ने नैतिक विकास पर काम किया था और कोहलबर्ग उनके काम से प्रभावित भी थे। लेवाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास की बात करते थे और बीएफ स्किनर जो थे वो व्यवहारवाद के वैज्ञानिक थे। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास में क्या संबंध है? ऑप्शंस में, विकास पहले होता है अधिगम बाद में, अधिगम पहले होता है विकास बाद में, दोनों साथ चलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले इंसान सीखता है, इससे उसका विकास होता है। तो इसी को कहा जाता है अधिगम पहले होता है विकास बाद में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये मानना था किसका, वाइगोत्स्की का ये मानना था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अधिगम पहले होता है विकास बाद में। वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को मानने वाले थे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के विपरीत है कि विकास पहले होता है अधिगम बाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है, वाइगोत्स्की ने अधिगम और विकास को संबंधित माना था कि उचित अधिगम जो है वो विकास को आगे ले जाता है, तो दोनों साथ नहीं चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तो समीप मतलब होता है पास, तो पास का विकास का क्षेत्र मतलब क्या होता है, ZPD, जिसमें बच्चा जो रहता है वो सहायता से काम करता है। ठीक है, जिसमें कोई पास वाला व्यक्ति जो अधिक ज्ञानी है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO का टर्म पूछा जाता है, वो जो रहता है बच्चे को हेल्प करता है किसी चीज को सीखने में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चे के स्वयं के प्रयास और सहायता के बीच का अंतर कहलाता है ZPD। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था बच्चा जो खुद कर सकता है, तो जो खुद कर सकता है वो होता है उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ACD, जिसको वास्तविक विकास स्तर बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन में जो है, बच्चा कोई काम अकेले नहीं कर पाता, ये ZPD की पूरी परिभाषा नहीं है। ठीक है, ZPD शिक्षक के द्वारा पूरी मदद नहीं करनी है, शिक्षक को सिर्फ वहां पर क्या करना है, सहयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, नेचर और नर्चर में नेचर का क्या अर्थ है? तो नेचर जो रहता है वो एनवायरनमेंट को बोला जाता है और नर्चर मतलब पोषण होता है। तो नेचर और नर्चर में नेचर का क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शंस है, वातावरण, अनुवांशिकता, समाज और स्कूल। तो नेचर का संबंध जो है जन्मजात विशेषताओं और अनुवांशिकता से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता जो है ये हो जाएगा। इसमें वही गुण शामिल होते हैं जो व्यक्ति को अपने माता पिता से अनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं। वातावरण जो है वो नर्चर, पोषण से संबंधित हो जाएगा। समाज जो है वो सामाजिक परिवेश, मतलब ये भी नर्चर से आ जाएगा। और स्कूल जो रहता है बच्चे के वातावरण और अनुभव को प्रभावित करता है, इसलिए ये भी नर्चर में आएगा। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि कोहलबर्ग का जो आलोचना है वो की थी कैरल गिलिगन ने। वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में है। ZPD इसमें एक टर्म आता है और एक नेचर जो है वो हेरिडिटी और जेनेटिक्स को बताता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा में इक्विटी समता का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, सभी को समान वेतन देना, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करना, सभी को एक मानक पर रखना या केवल उच्च अंक वालों को बढ़ावा देना। तो इक्विटी या समता, इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग अलग चीजें। जब हम इक्वालिटी बोलेंगे, समानता बोलेंगे, तब बोलेंगे कि सबको एक समान मानक पर रखेंगे, पर इक्विटी का मतलब है जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकता है उसको उतने अवसर देंगे। तो आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्विटी का मतलब है न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना, तो सभी बच्चों की आवश्यकताएं समान नहीं होती है, इसलिए उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इक्वालिटी और इक्विटी दो अलग अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार हिंज डायलेमा क्या कह दर्शाता है? ऑप्शंस है, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। तो हिंज डायलेमा जो है वो क्या कहलाता है आपका? कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें मोरल डायलेमा होती है, जिसको नैतिक दुविधा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक नैतिक विकल्प होते हैं और उसको एक निर्णय लेना पड़ता है। तो ऐसे नैतिक डायलेमा के संबंध में उन्होंने शब्द दिया था नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो हिंज डायलेमा क्या कहलाता है? नैतिक दुविधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नैतिक तर्कणा क्या है? नैतिक तर्कणा मतलब उसने वो आंसर क्यों लिया, उसके पीछे वो कारण देगा। ये सीधे संज्ञानात्मक विकास को नहीं दर्शाता है और इसका शारीरिक विकास से संबंध नहीं है। तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हिंज डायलेमा क्या है? नैतिक दुविधा है। और नैतिक तर्कणा क्या है? नैतिक तर्कणा मतलब, हिंज डायलेमा जब हम बोलेंगे, डायलेमा मतलब होता है दुविधा की, वो टेंशन में रहता है कि मैंने ये जवाब कौन सा लेना है, और तर्कणा होता है वहां वो अपना तर्क देगा कि मैंने ये जवाब क्यों लिया है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे का स्वतंत्र प्रयास, शिक्षक द्वारा किया गया स्थायी अस्थायी सहयोग, पाठ्यक्रम का दबाव या रटने की प्रक्रिया। तो जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या हो जाएगी आपके? शिक्षक द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग, जो हमने जेडपीडी पढ़ा था ना, तो जेडपीडी में जो एमकेओ के द्वारा दिया जाता है ना थोड़ी सी सहायता, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, जो कुछ समय के लिए दी जाती है। जैसे बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है तो कोई जो सिखा रहा है उसको वो पीछे से उसका क्या पकड़ेगा, सीट को पकड़ा रहेगा या पीछे कैरियर को पकड़ा रहेगा, जब वो चलाना शुरू करेगा तो छोड़ देगा। ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, गार्डनर की अंत व्यक्तिगत बुद्धि का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, दूसरों को समझना, स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, भाषा पर पकड़ या गणितीय तर्क। तो गार्डनर की जो अंत व्यक्तिगत बुद्धि है, अंत मतलब होता है खुद का, अंतर मतलब दूसरे का, अंत मतलब खुद का। तो अंत व्यक्तिगत बुद्धि जो है वो होती है खुद की भावनाओं और क्षमताओं को समझना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें इंट्रापर्सनल थ्योरी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं, क्षमताओं और कमजोरियों को समझता है। इंट्रापर्सनल जो रहता है वो दूसरों को समझता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो रहता है वो आपकी भाषा पर पकड़ है। और गणितीय तर्क जो है आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है, नेचर नर्चर बहस में नर्चर किससे संबंधित है? आनुवांशिकता, वातावरण, जन्मजात गुण या जैविक कारक। तो नर्चर जो है, अभी हमने देखा था कि नर्चर किससे संबंधित है? वातावरण से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्चर पोषण होता है, तो पोषण कहाँ से मिलता है? वातावरण से मिलता है। तो वातावरण पालन पोषण, शिक्षा, सामाजिक अनुभव और जीवन की परिस्थितियों से होता है। बाकी विकल्प क्यों गलत है? तो आनुवांशिकता नेचर से संबंधित है, जन्मजात गुण और जैविक कारक तीनों किससे संबंधित है? नेचर से। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण किस अवस्था में आता है? मतलब अपनी चीजों को संभाल कर रखना। ठीक है, किसी वस्तु का आकार या रूप उसके बदलने से उसकी मात्रा आवश्यक रूप से नहीं बदलती, ये कहलाता है संरक्षण। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो संरक्षण जो आता है वो मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 साल की अवस्था में आता है, जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार, उसका मात्रा आकार अगर बदलेगा तो मात्रा बदले जरूरी नहीं है। गलत बाकी ऑप्शंस क्यों है? तो पूर्व संवेदी पेशी अवस्था जो रहती है वो 0 से 2 की होती है। और पूर्व संक्रियात्मक जो रहती है इसमें बच्चा संरक्षण की अवधारणा को पूरी तरह नहीं समझ पाता, 2 से 7 साल है। और अमूर्त संक्रियात्मक जो है, जो औपचारिक संक्रियात्मक है, 11 साल से ऊपर है। तो मूर्त संक्रियात्मक में वो समझ जाता है।
नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रथम इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, पड़ोस या मीडिया? तो सामाजिकरण बच्चा जो सामाजिक व्यवहार में जुड़ता है लोगों के साथ, तो उसकी प्रथम इकाई है आपकी परिवार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले परिवार से भाषा, व्यवहार, मूल्य, नियम ये सब सीखता है, इसीलिए ये पहली इकाई हो जाएगी। विद्यालय जो है वो सामाजिकरण की दूसरी इकाई है। पड़ोस है लेकिन प्राथमिक संस्था परिवार है। और मीडिया प्रभाव डाल सकता है पर प्राथमिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसारी चिंतन किससे जुड़ा है? रटने की प्रक्रिया, सृजनात्मकता, केवल सही उत्तर जोड़ना या ढूंढना या आलोचनात्मक सोच की कमी? तो अपसारी मतलब होता है फैलाव, जिसमें चीजें फैल जाती है। तो फैलना जो चिंतन है मतलब उसको हर तरफ काम करना है। तो रट कर वो हर तरफ काम नहीं करेगा, सही उत्तर सिर्फ ढूंढेगा तो भी नहीं, ना ही आलोचनात्मक सोच की कमी। तो अपसारी चिंतन होता है सृजनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सिर्फ एक सही उत्तर ढूंढना जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है मानक परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेडिंग के लिए, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, केवल पास फेल जानने के लिए, सीखने की कमी सुधारने के लिए, या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानक परीक्षण हम कब करते हैं? जब हमको देखना है कि कौन सा बच्चा किस पोजीशनिंग उसकी क्या है क्लास में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जब हम विद्यार्थियों की तुलना करते हैं ना, तो इसमें करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में करते हैं, जिसके लिए हम रैंक, परसेंटाइल और मेरिट लिस्ट देखते हैं। ग्रेडिंग में किसका उपयोग होता है आपका? मेरिट लिस्ट का नहीं होता है, ग्रेडिंग में आपका होता है उपयोग आपका वही मानक टेस्ट का। पास फेल जानना सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार पहले कैसे होते हैं? भाषा बाद में, विचार पहले। भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं, पहले भाषा फिर विचार, या दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो वाइगोत्स्की तो हम जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हैं। उन्होंने बोला था कि बाल विकास के शुरुआती चरण में विचार और भाषा की जड़ अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो भाषा और विचार आपस में जुड़ते जाते हैं। सामाजिक भाषा धीरे धीरे आंतरिक भाषण में बदलती है और विचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पहले भाषा आता है और फिर विचार आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को सक्रिय निर्माता मानने का दृष्टिकोण किस मनोवैज्ञानिक का है? पियाजे और वाइगोत्स्की, स्किनर, पावलोव या वॉटसन? तो बच्चे को सक्रिय निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक, ये सब मानना था पियाजे ने, तो पियाजे के साथ वाइगोत्स्की है। तो इन दोनों के दृष्टिकोण में बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने वाला माना जाता है, और बच्चे की सक्रिय खोज और अनुभव पर, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर इन्होंने जोर दिया है। तो हमको याद रखना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों जो है बच्चे को सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने वाला मानते हैं। स्किनर जो है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है और रीइंफोर्समेंट पर जोर देते हैं। पावलाव जो है इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और वॉटसन जो है ये मनो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है समाज में नियम मानना, समाज के साथ तालमेल बिठाना, समाज से अलग रहना या स्वयं का विकास करना। तो सामाजिकरण का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समाज के साथ तालमेल बिठाकर रहना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सामाजिकरण वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्य, नियम, मानदंड, भाषा, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाएं सीखता है। बाकी विकल्प क्या है? तो नियमों का पालन सामाजिकरण का एक हिस्सा है, वो सामाजिकरण नहीं है। गलत है क्या? सामाजिकरण व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, अलग नहीं करता, और स्वयं का विकास व्यापक प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है वो सामाजिक व्यवहार सीखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक माहौल का शिक्षक के लिए क्या महत्व है? ऑप्शन है बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को पहल करने का अवसर देना, शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना या कक्षा में शांति बनाए रखना। तो प्रजातांत्रिक माहौल क्या है? कि बच्चों को पहल करने का आपने अवसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों को आपको क्या करना है? अपनी बात रखने देना है, उनसे निर्णय लेने में भाग दिलवाना है, विचार व्यक्त करने बोलना है। बाकी ऑप्शंस क्या है? लोकतांत्रिक वातावरण सिर्फ नियंत्रण पर आधारित नहीं होता। शिक्षक अगर बहुत ज्यादा नियंत्रण करेगा तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो वहां पर आपका लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं आएगा, और सिर्फ शांति बनाए रखना लोकतांत्रिक वातावरण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेंडर पक्षपात
जेंडर बायसनेस का क्या उदाहरण है? लड़कों को रोने से हतोत्साहित करना, लड़कियों को गणित पढ़ाना, सभी को समान अवसर देना या जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा ना करना। तो यहाँ पर आपको देख के समझ आ जाएगा कि अगर लड़कों को रोने से आप मना कर रहे हो तो वो जेंडर पक्षपात का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कों से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो रोए नहीं या अपनी भावना व्यक्त नहीं करे। ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जो हमको हटाना है। ठीक है? लड़कियों को गणित पढ़ाना, समान अवसर देना है, ठीक है? और जेंडर के आधार पर काम का विभाजन ना करना, ये भी समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, भाषा का विकास ना होना या सामाजिक डर। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको याद रखना है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? तार्किक चिंतन। ठोस वस्तुओं के साथ जब आप चिंतन करते हो तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर तार्किक चिंतन करता है और इस अवस्था में कंजर्वेशन जैसी अवधारणाएं विकसित होती है। अमूर्त चिंतन जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जुड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें भाषा का विकास हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग की आलोचना किस आधार पर की थी? आयु वर्ग, लैंगिक पक्षपात, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की कमी या प्रयोग में गलत विधि। तो कैरोल गिलिगन ने क्या बोला था कि उनको जो महिलाओं को हम अधिक नैतिक अनुभव दे रहे थे, वो सब चीजों से उनको गलत लग रहा था, तो उन्होंने लैंगिक पक्षपात किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोल गिलिगन ने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो महिलाओं के नैतिक अनुभव को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता और न्याय केंद्रित दृष्टिकोण को महत्व देता है। तो उन्होंने एथिक्स ऑफ केयर पर जोर दिया था, देखभाल की नैतिकता। उनकी आलोचना आयु वर्ग पर नहीं थी, उनकी आलोचना जो थी वो लैंगिक पक्षपात पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम और विकास में क्या संबंध है? विकास अधिगम के पीछे चलता है, विकास अधिगम से पहले होता है, दोनों का कोई संबंध नहीं, या विकास केवल अधिगम के बिना होता है? तो अभी हमने देखा था कि अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है, तो विकास जो होगा वो अधिगम के पीछे चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, तो उचित सामाजिक सहायता मिलेगी और अधिगम मिलेगी तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रापर्सनल बुद्धि का प्रयोग कौन करता है? एक अच्छा नेता, एक आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति, एक गणितज्ञ या एक खिलाड़ी। तो इंट्रापर्सनल हम किसको बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति खुद से बात करता है। ठीक है, तो खुद से अपनी भावनाओं को समझता है, तो खुद से कौन समझेगा? नेता समझेगा, गणितज्ञ या खिलाड़ी? तीनों नहीं समझेंगे, जो आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति है वो समझेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति अपनी भावनाओं और क्षमताओं को समझने लगता है। ठीक है, अच्छा नेता जो है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, गणितज्ञ जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है और खिलाड़ी में बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित करें? उत्तर रटाकर, अवसर अवसर और अन्वेषण के मौके देकर, बहुत अधिक गृह कार्य कराकर या केवल किताबी ज्ञान देकर। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाना चाहिए कि समस्या समाधान सिखाना है, तो वो कैसे सिखाएंगे आप? अवसर और अन्वेषण के मौके देकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित करने के लिए बच्चों को समस्या पर सोचने, प्रयोग करने, प्रश्न पूछने के अवसर देने हैं। ठीक है, रटना आपका समस्या समाधान नहीं है, ना होमवर्क देना, ना किताबी ज्ञान। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध क्या है? ऑप्शन है केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता, दोनों की अंतःक्रिया या कोई नहीं। तो आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए सी हो जाएगा, दोनों की अंतःक्रिया। बाल विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो केवल वातावरण विकास को पूरी तरह निर्धारित नहीं कर सकता, नहीं केवल आनुवांशिकता कर सकता है, दोनों का विकास पर बराबर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी है? माता पिता, सहपाठी और स्कूल, परिवार या जन्म का घर। तो हमने पढ़ा था कि प्राथमिक संस्था परिवार है और द्वितीयक संस्था क्या है? स्कूल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहपाठी और स्कूल। परिवार जो है वो प्राथमिक और सामाजिक प्राथमिक संस्था है और विद्यालय जो है वो द्वितीयक है।
इसके बाद हम देखते हैं माता-पिता जो है प्रथम समाजीकरण के प्रथम प्रमुख एजेंट है, परिवार प्राथमिक संस्था है और जन्म का घर प्राथमिक सामाजिक वातावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित अवस्था, कौन-सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त या संवेदी पेशी? तो अहम केंद्रित अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो रहता है जब अपनी चीज़ों को सिर्फ़ अपना समझता है और वो दूसरों को नहीं देना चाहता, दूसरे व्यक्ति को दृष्टिकोण को वो नहीं समझता है। तो ये अवस्था होती है 2 से 7 साल की, 2 से 7 साल की अवस्था जो होती है वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। अमूर्त अवस्था में तो वो तार्किक चिंतन करता है। संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 की होती है जिसमें वो खुद अपने संवेदी अंगों के माध्यम से आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है याद करना, जटिल विचारों को समझना और जोड़ना, लिखना सीखना या खेल खेलना। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग हम देख के समझ सकते हैं कि याद करना तो होगा नहीं और लिखना सीखने को भी नहीं बोलेंगे, ना खेल खेलना को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जटिल विचारों को समझना और जोड़ना। कॉन्सेप्ट मैपिंग में बहुत सारी अवधारणाएँ होती हैं, उनके बीच के संबंध होते हैं, फिर उसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है? याद करने में मदद हो सकती है लेकिन ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है जेंडर क्या है? एक जैविक संरचना है, सामाजिक संरचना है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है या शारीरिक विकास है? तो जेंडर जो है वो आपका सामाजिक संरचना है। ठीक है? तो हमको याद रखना है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं के मानदंडों के से संबंधित अवधारणा है और उदाहरण के लिए समाज जो है लड़के-लड़कियों से अलग-अलग व्यवहार की उपेक्षा करता है तो ये जेंडर का हिस्सा है। जैविक जो है वो सेक्स से संबंधित है जिसको हम लोग लिंग बोलते हैं। जेंडर को मनोवैज्ञानिक अवस्था से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये सामाजिक अवस्था है। शारीरिक परिभाषा जेंडर को नहीं बोलता है, सेक्स को बोलता है। ठीक है? नेक्स्ट है एक अच्छा विकास शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाता है? उपदेशक के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, सख्त अनुशासक के रूप में या केवल व्याख्याता के रूप में? तो सख्त अनुशासक और केवल व्याख्याता तो बिल्कुल गलत है। उपदेशक ना होकर के अगर आप फैसिलिटेटर होंगे, सुविधा प्रदाता तो आप ज़्यादा अच्छे टीचर बनेंगे। एनईपी 2020 भी बोलता है कि एक टीचर को क्या होना है, फैसिलिटेटर बनना है। उसको बच्चे को आंसर बताना नहीं है, बच्चे को हेल्प करना है कि वो खुद आंसर तक पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या माना गया है? फैसिलिटेटर माना गया है, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही और क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और आगे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग एनी वीडियो। हमारे चैनल में आपको हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और शिक्षक भर्ती में जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं, सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी साहित्य के। ठीक है? जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो सारे सब्जेक्ट वालों के लिए हेल्पफुल होंगे, पर जो हिंदी साहित्य, हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली में है जो शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।